नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिस्टेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो इस बार होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस का होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें सीएनसी एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में मैंने पिछले वीडियो में दूसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था। इस वीडियो में आप लोगों का तीसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट होने वाला है। यही जितने क्वेश्चंस मैं वीडियोस में करवा दे रहा हूँ, यही आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहिए और ये सारे क्वेश्चंस एक कॉपी में नोट भी करते जाइए, क्योंकि आप लोगों को अब आगे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। मैं ये सीएनसी एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को लगभग 3 से 4 दिन के अंतर्गत पूरा फिनिश करा दूंगा। आज आप लोगों को 2 वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये वीडियो जो है ये तीसरे लेक्चर पे है और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो चौथे चैप्टर पर होगा, चौथा लेक्चर जो भी है। अब हम लोग देख लेते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैकेनिकल ब्रांच की सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। सभी सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है संख्यात्मक नियंत्रण में निर्देशों को भेजा जाता है। संख्यात्मक नियंत्रण का यहाँ मतलब समझ लेते हैं। संख्यात्मक नियंत्रण का मतलब होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल, एनसी मशीन। आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि हमारी जो मशीन्स होती हैं वो एनसी, सीएनसी, डीएनसी इस तरीके से होती है। एनसी का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसको हम लोग हिंदी में संख्यात्मक नियंत्रण बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, संख्यात्मक नियंत्रण में निर्देशों को भेजा जाता है। जो हम संख्यात्मक नियंत्रण में आउटपुट देते हैं या निर्देश देते हैं किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए या फिर टूल को चलाने के लिए, जो प्रोसेस हमें करना है वो किसकी मदद से देते हैं, वो हम लोग टेप रीडर, जिस मैंने आपको बताया था कि टेप रीडर में सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो टेप रीडर भी हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक कमांड, और ये जिन कमांडों द्वारा दिया जाता है उन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक कमांड बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी नंबर है, ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और सी नंबर पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थायी मेमोरी को कहते हैं। तो अस्थायी मेमोरी को हम लोग सीधे पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे इसके बारे में। अस्थायी मेमोरी को हम लोग बफर कहते हैं या फिर डेटा बफर भी बोला जा सकता है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब समझ लेते हैं ये डेटा बफर क्या होता है। डेटा बफर जो होता है ये निर्देशों या जो भी हमारे प्रोसेस वगैरह होते हैं उनको सेव करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। और ये क्या है, जो हमारी टेप रीडर वगैरह होती हैं उनके पढ़ने के पश्चात जो भी निर्देश हमें प्राप्त होता है वो इसी मेमोरी में सेव होता है। ये मेमोरी जो होती है ये अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें परमानेंटली कोई भी डाटा सेव नहीं रह सकता है। एक समय के बाद में वो डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है या फिर इससे खत्म हो जाता है। तो इसका ए नंबर आपसे बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है पंच टेप रीडर होता है। पंच टेप मैंने आपको बताया था कि पंच टेप हम लोग एनसी मशीन में प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग जो भी निर्देश देते हैं आउटपुट के रूप में, ये उनको अपने अंदर एकत्रित करता है या फिर स्टोर करता है। स्टोरिंग कैपेसिटी होती है पंच टेप के अंतर्गत। तो ये जो पंच टेप है ये यांत्रिक टेप रीडर होता है, बिल्कुल सही है। वायु टेप रीडर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल टेप रीडर होता है। ये 3 प्रकार के ये हमारे ये जो है पंच टेप होते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा बफर होता है। तो वही क्वेश्चन जो अभी ऊपर मैंने कराया है लगभग 2 नंबर में, तो वही चीज़ यहाँ पर उल्टा करके पूछ दी गई है। उसमें पूछा गया था अस्थायी मेमोरी है, तो वहां पर ऑप्शन था बफर, और यहाँ पर पूछ दिया डेटा बफर होता है, तो सीधे आपको बी नंबर आंसर
टिक कर लेना, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अस्थायी मेमोरी को ही हम लोग डेटा बफर कहते हैं और अस्थायी मेमोरी का काम होता है कि किसी भी डेटा को सेव करना, ना कि परमानेंटली। ठीक है, आप लोग इसे समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोसेसर किसका अंग होता है। प्रोसेसर क्या होता है कि एक ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो कि हमें जो बाहर से आउटपुट के रूप में निर्देश मिलते हैं उनकी प्रोसेसिंग करता है या उनका एनालिसिस करता है। ये एक प्रकार की क्या है, कंट्रोल यूनिट की, मशीन कंट्रोल यूनिट जो होती है, जो हमारी एमसीयू होती है, उसका ये एक अंग होता है। मशीन कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, टोटल मशीन का जो भी पार्ट है या जो भी मशीन में वर्क हो रहे हैं सभी को कंट्रोल करना, सभी को अपने अनुसार चलाना। तो उसमें एक ये प्रोसेसर भी एक ऐसी यूनिट होती है जो किसी कार्य को प्रोसेसिंग में लाती है और उसका एनालिसिस करती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मशीन कंट्रोल यूनिट का एक ये अंग है, कौन, प्रोसेसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पल्स की आवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो पल्स होती हैं, पल्स का मतलब क्या है, पल्स का यूज हम लोग किसी भी प्रोग्राम को समझने और जानने के लिए करते हैं। इसका जो आवृत्ति होती है या आवृत्ति को बढ़ाना, पल्स की आवृत्ति क्यों बढ़ाते हैं कि ये जितनी ही ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही जल्दी किसी भी प्रोग्राम को ये डिटेक्ट कर लेगा या फिर समझ लेगा या अच्छे से जान लेगा। तो इसकी जो हम लोग आवृत्ति बढ़ाते हैं वो एक्चुएटर द्वारा बढ़ाते हैं या फिर एक्चुएटर भी इसे बोल सकते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, निर्देशांक तंत्र में जेड अक्ष होता है। निर्देशांक तंत्र ये क्या है कि जो मशीन हमारी होती है वो 3 अक्ष पर कार्य करती है, एक्स, वाई और जेड अक्ष। तो इसमें जो जेड अक्ष होता है वो मुख्य स्पिंडल की गति को बताता है। जो हमारी कोई भी मशीन है उसमें जो मुख्य स्पिंडल होता है, स्पिंडल जिसमें हम लोग जॉब को बांधते हैं या जॉब को बांधकर उस पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उसे हम लोग मुख्य स्पिंडल बोलते हैं। तो मुख्य स्पिंडल की जो हमारी गति होती है वो जेड अक्ष के अनुसार होती है। जेड अक्ष क्या, इस तरीके से ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष होता है। तो मुख्य स्पिंडल की जो गति होती है वो जेड अक्ष में होती है। आप लोग इसे समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन जो हमारी है वो 3 अक्ष पर कार्य करती है, एक्स और वाई और जेड। तो जेड अक्ष का हम लोग काम समझ गए थे, मुख्य स्पिंडल होता है। अब देख लेते हैं एक्स अक्ष का काम क्या होता है। एक्स अक्ष का जो काम होता है वो होता है कि क्षैतिज कार्य मेज के समांतर, क्षैतिज एवं कार्य मेज में के समांतर। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। क्षैतिज क्या है, इसे हम लोग क्षैतिज बोलते हैं। कार्य मेज कुछ इसी तरीके से होती है, वर्क टेबल जिस पर हम लोग कोई भी पार्ट रखकर जिस पर हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उसके समांतर चलेगा। क्या, इसके समांतर चलेगी मशीन, तो उसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्योंकि देखिए इस तरीके से अक्ष का डिवाइडेशन होता है कि ये जो हमारा अक्ष होता है ये एक्स होता है और ये वाला वाई होता है और ये वाला जेड होता है। कोई भी पार्ट इस तरीके से चल रहा है तो ये कार्यमेज के समांतर भी कहलाएगा और एक्स अक्ष भी कहलाएगा। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ दिया गया, वाई अक्ष होता है। वाई अक्ष किस लिए यूज करते हैं। तो वाई अक्ष जो होता है वो वाई अक्ष के समांतर तो होगा ही, क्योंकि खुद के समांतर तो चलेगा ही। ये मान लीजिए वाई अक्ष है तो क्या ये खुद के समांतर तो इस तरीके से चल ही रहा है और ये एक्स अक्ष के समांतर भी होता है।
क्योंकि ये इसी तरीके से एक्स अक्ष से सट कर ही चलता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और इसका जो आंसर है वो खुद नहीं लेंगे, ये ए नहीं लेंगे, वाई एच नहीं लेंगे, क्योंकि भाई खुद के समांतर तो है ही, क्यों उसको हम बता सकते हैं। ये जो हमारा वाई एच होता है वो एक्स अक्ष और जेड अक्ष दोनों के समांतर चलता है। मान लीजिए ये कोई एक अक्ष का डिवाइडेशन हुआ है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो हमारा जो ये वाई अक्ष है वो कुछ इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से मूवमेंट करेगा कि वो जेड अक्ष एक्स अक्ष के समांतर होगा और जेड अक्ष के भी समांतर होगा। वाई अक्ष को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो आप लोग इसका ये आंसर लगाइएगा, बी एंड सी बोथ। बी एंड सी बोथ, सॉरी ये गलत हो, ये गलत था, बी एंड सी बोथ। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए वही रिपीट कर दिया गया है, रिपीट हो गया है, सॉरी गलती से लिख गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर सी आप लोग सीधे लगा दीजिए। एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष क्या है, कार्नमेज के समांतर होता है या फिर क्षैतिज भी होता है। तो आप लोग इसे समझ गए हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, दोबारा नोट ना कीजिएगा क्योंकि एक बार ऊपर आप लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्लाइड की गति को निर्धारित करते हैं। स्लाइड क्या है, स्लाइड जो होती है जिस पर हम लोग कार में जो है कार खंड को रखकर उसको अक्ष प्रदान करते हैं या फिर घुमाते हैं एक साइड से दूसरी साइड। तो उसकी जो गति होती है वो किस तरीके से निर्धारित होती है। पहला ऑप्शन है बाएं हाथ के नियम, दूसरा है दाएं हाथ का नियम, तीसरा ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो स्लाइड की गति होती है वो हम लोग दाएं हाथ के नियम से उसकी गति को निर्धारित करते हैं। दाएं हाथ में क्या होता है, अगर हम लोग दाएं हाथ को कुछ इस तरीके से रखें तो हमारी जो उंगलियां हैं ये इस तरीके से रहेंगी और अंगूठा इस तरीके से रहेगा। तो जो हमारी अंगूठा की दिशा होगी वो स्लाइड की गति को एक्स अक्ष में निर्धारित करेगी कि गति स्लाइड की एक्स अक्ष में किस तरीके से हो रही है, इधर 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 इधर। क्योंकि भाई कोई भी कारमेज है इसी तरीके से मूव करती है क्योंकि इसके ऊपर वर्क पीस रखा होता है और वर्क पीस पर हम कोई भी जब कार्य करेंगे तो वर्क पीस को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाते रहते हैं। क्योंकि हमारी जो कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें जो हमारा स्पिंडल है या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारा कारखंड है वो बंधा रहता है और इस पर जो लगा टूल होता है कैरियज पे वो गति करता है। तो इसको जो है दाएं हाथ के नियम से परिभाषित या फिर इसकी गति को निर्धारित किया जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, घूर्णीय मेज अथवा इंडेक्सिंग टेबल का अक्ष होता है। घूर्णीय मेज का मतलब क्या है, जो रोटरी मेज लगी होती है या फिर उसे हम लोग इंडेक्सिंग टेबल भी बोलते हैं, जिस पर हम लोग क्या वर्क पीस को रखकर कोई भी उस पर ऑपरेशन करते हैं। तो जो हमारी घूर्णी मेज होती है या फिर इंडेक्शन टेबल होती है वो तीनों अक्ष पर आसानी से कार्य कर सकती है, वो भी प्लस डायरेक्शन की सारी अक्ष पर। तो इसका जो आंसर है ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। प्लस का एक्स, प्लस का वाई और प्लस का जेड अक्ष, इस तरीके से ये अक्ष होंगे। ये सारे, ये क्या है, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है और ये सारे प्लस के होते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधा काट द्वारा निम्न की कटाई नहीं होती है। सीधा काट द्वारा निम्न की कटाई नहीं होती है। तो हमारा जो आयत होता है, पहला ऑप्शन आयत है। आयत क्या होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है, ये सीधे सीधे लाइन इसमें होती है तो हम लोग आसानी से इस पर वर्क कर लेते हैं। तो इसे हम लोग सीधा काट बोलते हैं। सीधा काट द्वारा इसकी जो होती है पॉइंट टू पॉइंट से कटिंग हो जाती है। वर्ग भी इसी तरीके का होता है, लाइन से मिलकर बना होता है, तो ये भी सीधा काट है।
और वक्राकार का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से मुड़ा हो, इस तरीके से परवलयाकार आकृति वगैरह हो या फिर राउंड से में हो। तो इसकी जो हम लोग कटिंग करते हैं वो सीधा काट द्वारा नहीं कर पाते हैं, इसको हम लोग वक्राकार कंटूर टू कंटूर बोलते हैं। तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वक्राकार कटिंग को हम लोग सीधा कट द्वारा नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है पंच टेप बना होता है, सॉरी इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है, तो ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन आप लोग नोट ना कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन गलत लिख गए हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है पंच टेप का साइज होता है, तो पंच टेप का साइज आपको सीधे याद करना है 7 सही 3/8 मीटर, सॉरी मिनट, और इंटू में 3 सही 1/4 सेकंड। तो ये आप लोग इसका बी नंबर ऑप्शन सीधे याद कर लेंगे, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है और आप लोगों को ये सीधे याद ही करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंच कार्ड में होते हैं कि पंच कार्ड में जो हमारी रो कॉलम की संख्या होती है वो कितनी होती है। रो कॉलम का मतलब क्या है कि जो हमारी ये कॉलम है और ये रो है इनकी संख्या कितनी होगी पंच टेप में या पंच कार्ड में। तो इसमें जो रो की संख्या होती है, ये रो होती हैं, ये 12 रो बनाई जाती हैं और जो कॉलम होते हैं वो 80 कॉलम बनाए जाते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लॉपी डिस्क बनी होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क हम लोग पुराने समय में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते थे। तो हमारी जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड की बनी होती है। किसकी? चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड की बनी होती है। आप लोग इसे सीधा याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टी परिभाषित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टी या इन ये जो कोड होते हैं इनका मतलब समझ लेते हैं। तो जो हमारी सीएनसी मशीन होती है वो कोड, नंबर और निर्देशों पर चलती है या फिर सिंबल्स पर चलती है कि उसमें सिंबल होते हैं, निर्धारित सिंबल अनेक हर अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग निर्धारित सिंबल बना दिया गया है, जैसे जी कोड, एम कोड, और ऐसे ही इसमें ये टी का कुछ मतलब है। तो यहाँ पर जो टी का मतलब होता है वो टूल को परिभाषित करता है। सीएनसी मशीन में अगर हम लोग टी टाइप करेंगे तो वो टूल की कोई ना कोई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर आप लोग सीधे याद करेंगे कि टूल को ये परिभाषित करता है टी वर्ड। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। G85 प्रदर्शित करता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सीएनसी मशीन जो है वो कोड पर चलती है, जी कोड एंड एम कोड। तो उसमें दो कोड होते हैं, जी एंड एम कोड। तो जी और एम कोड के साथ में G1, G00, G02, G03 और इसी तरीके से आगे अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग कोड बना दिए गए हैं। जो हमारे जी कोड होते हैं उनके साथ में नंबर लगा दिए जाते हैं, एम कोड होते हैं उनके साथ में नंबर लगा दिए जाते हैं। तो इसका एक अलग से अलग ही मतलब हो जाता है और ये सीएनसी मशीन आसानी से समझ लेती है, जिससे क्या है हमें अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग टर्म्स को यूज नहीं करना पड़ता है। इन्हीं कोड के माध्यम से ही हम लोग पूरी मशीन को ऑपरेट कर लेते हैं। सीएनसी मशीन पे आप लोगों ने देखा होगा एक एलसीडी टाइप में लगी रहती है या फिर एक डेस्कटॉप लगा रहता है जिस पर नंबर लिखे होते हैं और वो स्क्रीन लगी होती है जिस पर हम लोग जब टाइप करते हैं तो उस पर शो होता है। तो जो यहाँ पर मतलब सीधे से याद कर लेते हैं, G85 प्रदर्शित करता है। G85 जो होता है वो बोर इन एंड बोर आउट को प्रदर्शित करता है। बोर का मतलब क्या है, जो हमारी जॉब होती है उसमें अगर होल है अंदर तो उसे हम लोग बोर बोलते हैं। तो बोर इन एंड बोर आउट एक ऑपरेशन होता हो उसमें इसका यूज करते हैं। तो ये सी नंबर ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहिए
और हमारे चैनल पर अगर नए हों, आज पहली बार विजिट कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर पेपर से पहले सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से ख़त्म कराने की जिम्मेदारी ली गई है। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग हमारे साथ बने रहकर तैयारी करते रहिए। आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे पेपर में, और एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, M00 प्रदर्शित करता है। वही मैंने आपको बताया कि CNC मशीन जो है G और M कोड पर चलती है। तो 00 का मतलब जो होता है वो होता है प्रोग्राम स्टॉप पोजीशन पर है। 00 का मतलब क्या है, आप मान लीजिए अगर सिंपल भाषा में इसे समझना चाहें, आपसे बोल दिया गया कि ये 20 किलोमीटर का रास्ता है, आप इसके 00 पॉइंट पर खड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ आप स्थिर अवस्था में हैं, स्टार्टिंग पोजीशन पर हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई, जो हमारा मशीन है वो क्या है, प्रोग्राम उसका स्टॉप है। तो G0 का मतलब यही हो गया, अरे सॉरी M00 का मतलब प्रोग्राम स्टॉप है, कोई भी गति नहीं कर रहा है, मशीन रुकी हुई है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी परिभाषित करता है। जो जी कोड होता है वो किसको परिभाषित करता है, तो हमारा जो जी कोड होता है वो प्रीप्रेटरी कोड्स होता है, प्रीप्रेटरी कोड होता है। ये प्रीप्रेटरी कोड को प्रदर्शित करता है जी कोड जो होता है। तो आप लोग इसे सीधे याद करेंगे, क्योंकि ये याद करने वाले ही क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ प्रदर्शित करता है। एफ किसको प्रदर्शित करता है, एफ से आप लोग समझ रहे हैं पहला वर्ड क्या है, फीड। याद करने का तरीका, तो फीड रेट इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एफ से फीड, और एफ का मतलब फीड रेट। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है EOB का पूर्ण रूप होता है। EOB का पूर्ण रूप क्या है, E का मतलब हो गया इंड, B का मतलब होता है, अरे O का मतलब होता है ऑफ, और B का मतलब होता है ब्लॉक। तो EOB का मतलब हो जाएगा इंड ऑफ ब्लॉक। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंड ऑफ ब्लॉक का मतलब क्या है, कोई ब्लॉक है, तो अगर हम लोग ये कोड टाइप करेंगे तो जो हमारा टूल है वो ब्लॉक के अंत तक पहुंच जाएगा, जहां पर हमें प्रोसेस करना होगा। ये कोड हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमारा जो मशीन टूल है, जो कर्तन टूल होता है, वो जिस पोजीशन में हमें पहुंचाना होता है वो हम लोग एक बार में ही पहुंचा देते हैं, जिससे क्या है हमारी मशीन को अधिक वर्क नहीं करना पड़ता है और टाइम भी बच जाता है। अगर मान लीजिए धीमे धीमे वहां तक टूल को ले जाएंगे एक एक अलग अलग गति करा के, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए ये सारे कोड बना दिए गए हैं, और इन्हीं कोड पर आधारित हमारी CNC मशीन बना दी गई है, जो इन सारे कोड्स को फॉलो करती है और समय को बचाती है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, APT का पूर्ण रूप होता है। तो APT का हम लोग पूर्ण रूप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो APT का पूर्ण रूप होता है वो होता है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल, या फिर हम लोग इसे ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल भी बोल सकते हैं। तो ये जो विभिन्न कंप्यूटर होते हैं, ये भाषा जो इनकी होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो उनमें ये एक APT भाषा ही है, APT लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन को पूर्ण कराते हैं, या कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो इन भाषाओं, इन लैंग्वेजेस के आधार पर बनाया जाता है या उसकी डिजाइन की जाती है। तो APT वही है। तो इसका जो B नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्लास्टिक टेप पर क्या चढ़ाकर मैग्नेटिक टेप तैयार किया जाता है। टेप आपको पता है, टेप रीडर वही है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। तो प्लास्टिक टेप होता है, उस पर अगर हम लोग क्या फेरिक गामा फेरिक ऑक्साइड चढ़ा दें तो ये मैग्नेटिक टेप का रूप ले लेता है। हमें मैग्नेटिक टेप अलग से नहीं बनाना होता है, प्लास्टिक टेप पर ही हम लोग गामा फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं।
तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गामा फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ाने के बाद में प्लास्टिक टेप जो होता है वो मैग्नेट टेप में बदल जाता है। आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोग इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गामा फेरिक ऑक्साइड किस रंग का होता है। जो अभी हम लोग प्लास्टिक टेप पर चढ़ाकर उसे मैग्नेटिक टेप में बदल रहे थे वही गामा फेरिक ऑक्साइड ही है। तो गामा फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जो कि हम लोग इस पर चढ़ाते हैं। तो इसका आप लोगों को एक कलर याद कर लेना है, ब्राउन कलर होता है गामा फेरिक ऑक्साइड का। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एक कोड पर आधारित है। कोड क्या है, कोड 20 प्रदर्शित करता है। जो हमारा कोड 20 होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, जो कोड 20 होता है वो इंच यूनिट को प्रदर्शित करता है। इंच यूनिट कोड 20 से आती हैं। अगर हमें क्या है, इंच पर कोई काम करना है, इंच में जॉब को कट करना है, तो हम लोग G20 टाइप करेंगे और जो टूल की कटिंग होगी वो इंच में काटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है G76 प्रदर्शित करता है। ये भी एक कोड पर ही आधारित है। तो कोड एक क्या है, G76 है। उसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसका हम लोग थ्रेडिंग साइकिल के लिए यूज करते हैं। थ्रेडिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि थ्रेड काटना या फिर किसी भी सर्कुलर पार्ट में चूड़ियों को काटना थ्रेडिंग कहलाता है। और थ्रेडिंग साइकिल स्टार्ट करनी हो या फिर प्रारंभ करनी हो तो हम लोग G76 टाइप कर देते हैं और हमारी जो थ्रेडिंग साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, या फिर हमारा जो टूल है वो थ्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ये सारे कोड याद ही करने हैं आपको, इनमें समझने वाली कोई भी 1% बात नहीं है कि आप लोगों को इसमें कुछ समझाया जाए। बस आप लोगों को ये बताया जा सकता है कि ये कोड क्या होते हैं और ये कोड किस तरीके से वर्क करते हैं, और याद करने की इसकी आपकी जिम्मेवारी है। अब हम लोग देख लेते हैं G92 या G92 का मतलब होता है, ये भी एक कोड पर ही आधारित है। तो जो G92 होता है वो होता है थ्रेड कटिंग साइकिल। वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, G76 का मतलब, G76 जो था वो थ्रेडिंग साइकिल थी। थ्रेडिंग साइकिल स्टार्ट करने का वो था। और G92 जैसे ही हम लोग टाइप कर देंगे तो थ्रेडिंग साइकिल थ्रेड काटने के लिए टूल हमारा अग्रसर हो जाएगा या कटिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें क्या था, वो तैयार हुआ था और इसमें क्या है, चालू हो जाएगा। G76 से थ्रेडिंग साइकिल तैयार होती है और G92 से थ्रेडिंग साइकिल कटिंग करने के लिए तैयार हो मतलब चालू हो जाती है। आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, G31 का मतलब होता है। G31 का जो मतलब होता है वो होता है इसके फंक्शन। इसके फंक्शन का मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है, अगर उसे हमें हटाना है या एक स्टेप पीछे जाना है तो हम लोग G31 टाइप कर देते हैं, तो वो फंक्शन स्किप हो जाता है या फिर हट जाता है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अपना आज का अंतिम और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का जो 30 नंबर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है G09 का मतलब होता है। G09 का मतलब क्या होता है, G09 का मतलब होता है एग्जैक्ट स्टॉप। एग्जैक्ट स्टॉप का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे जॉब के ये दो पार्ट हैं, एक ये और एक ये 20 से डिवाइड है, और हमारा टूल जो है यहाँ पर है। अब अगर हमें इसको यहाँ पर लाना है इस जगह पर, तो हम लोग सबसे पहले इसे चलने के लिए कोड टाइप करेंगे और एग्जैक्ट उसी जगह पर जहाँ पर हमें ये टूल की कटिंग स्टार्ट करनी है उसी जगह पर टूल को रोकना है। तो G0 हम लोग जैसे ही टाइप करेंगे तो एग्जैक्ट जो पोजीशन दी गई है, पोजीशन हम लोग यहाँ पर जो सेट किए होंगे उसी जगह पर ये आसानी से रुक जाएगा जाकर, या फिर उस कोड को समझ लेगा। ठीक है, तो G0 का मतलब होता है एग्जैक्ट स्टॉप। एक नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन ही रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। एग्जाम में इतने ही क्वेश्चंस के अंतर्गत आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन सारे देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों का इस वीडियो में ये तीसरा चैप्टर होता है फिनिश। अगले वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर फिनिश करेंगे, और अब से आप लोगों की जो भी वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो हमें 30 कराने पड़े चाहे
50 कराने पड़े, छोटा चैप्टर होगा तो उस हिसाब से 20 या 25 क्वेश्चन बन पाएंगे, और अगर बड़ा चैप्टर है तो 50 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराऊंगा, क्योंकि बेफजूल के क्वेश्चन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो पेपर में आए उतना ही कंटेंट पढ़िए, क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास। आप लोग अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इनको नोट जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को पेपर के पहले पढ़ने में आसानी होगी। नहीं तो आप लोगों को फ़ोन से पढ़ना पड़ेगा, दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हमारे डिसेंट स्टडी क्लासेस की टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आप लोगों की मैकेनिकल ब्रांच की सारी बुक्स अपलोड कर रखी हैं, तो आप लोग वहाँ से अपने हिसाब से बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।